एज अ कंपनी, कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी अपने फायदे के लिए कोई भी पेड़ लगाएगी तो वो आगे चल के फायदा ही करेगा। एनवायरनमेंट को फर्क तब नहीं पड़ेगा जब हम उससे जितना ले रहे हैं उतना हम उसको वापस करते जाएं। तो वो चीज इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आगे जाके आपकी कंट्री भी प्रोग्रेस करेगी। कोई भी बिजनेस को सेल्फ सस्टेनिंग तो होना ही है, लेकिन वो चीज साथ में एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट नहीं करेगी नेगेटिवली। एनवायरनमेंट के लिए भी वो चीज बहुत अच्छी होगी। देश के किसानों के हालात को सुधारने में भी ये पेड़ पौधे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार भी ठोस पहल में जुटी हुई है। एक अनुमान के अनुसार देश के आयुष उद्योग का कारोबार करीब 80 से 90 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और सरकार नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए इसे बढ़ावा देने के प्रयास में जुटी हुई है, ताकि हमारे कदम सतत विकास की तरफ बढ़ सकें। कैमरामैन प्रकाश के साथ निमिषा, CNN न्यूज, दिल्ली। गंगापुत्र आनंद स्वरूप जी ने भी देखा कि किस तरीके से जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। कहीं न कहीं गंगा के आसपास के इलाकों में भी इनकी जो खेती है, या फिर हम उत्तराखंड की बात करें, आपने भी कई बार देखा है कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पहल भी कहीं न कहीं पर्यावरण को बचा सकती है? देखिए, ये मामला बिजनेस का है जी। निश्चित रूप से हर्बल प्रोडक्ट्स को, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का उनको बढ़ावा मिलना चाहिए जी, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत पर्यावरण का लाभ तो होता ही है, साथ ही जो अन्य अंग्रेजी दवाओं का नुकसान है वो होने से बच जाता है। निश्चित रूप से इसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, जनता को बढ़ावा देना चाहिए। जनता भी अब आयुर्वेद की तरफ लोगों का विश्वास बहुत तेजी से बढ़ा है और ये इसमें आपने अभी हमारे बगल में बैठी हैं प्रज्ञा जी, महर्षि संस्थान की, ये लोग काम काफी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये पर्यावरण का विषय तो नहीं, परंतु स्वास्थ्य का विषय जरूर है। जी, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य के अलावा ये पर्यावरण की सेहत का भी ख्याल रखता है? जिस तरीके की कंपनीज आप लोग चलाती हैं, जिस तरीके के हर्बल प्रोडक्ट्स की डिमांड आजकल बढ़ रही है। अगर हम सबसे पहले सोचें कि हमें पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी है। जी, अगर पर्यावरण खराब हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? अगर गंगा आज अपवित्र हो रही है और उसमें एक बच्चा जो कि नाव में जाता हुआ, हम ही लोग छोटे में नाव में जाते थे, गंगा जल उठाते थे हाथ में और पी लेते थे जी। आज वो पीने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या ये साफ रह गया है, क्या ये शुद्ध रह गया है। गंगा जल कभी भी शीशी में भर के घर में जाके उबाला नहीं गया है, उसको पूजा में सीधा चढ़ाया गया है और पिया गया है। उसी तरह से अगर हम सोचे कि पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी है, क्योंकि आज वो चीज हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है जी। जो कार्बन एमिशन, 3 टॉपिक जो है कि हवा में कार्बन का बढ़ना, दूसरा हमारा रिसोर्सेज को एफिशिएंटली ना यूज कर पाना, और तीसरा सोशली सामाजिक तौर पे बराबरी ना मिलना। तीनों चीजें हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं असर करते हैं जी। तो मैं हमारे हिसाब से पर्यावरण की रक्षा सबसे पहले तो आदमी अपना स्वास्थ्य सही रखने के लिए करता है जी, कि उससे वो भी सही रहे, पर्यावरण अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आदमी अगर मेंटल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर आदमी को एक सेंसिटिविटी रहेगी एनवायरनमेंट से, खुद के अंदर एक विश्वास रहेगा, तो वो पर्यावरण की रक्षा करेगा। उसको लगेगा कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा, अगर मैं इससे कुछ ले रहा हूं तो मुझे इसे वापस देना है वो चीज जी। सुधीर जैन जी, आप भी दोनों लोगों की बात सुन रहे हैं और जिस तरीके से गंगापुत्र कहना है कि ये भी पर्यावरण की रक्षा करता है, लेकिन उस तरीके से नहीं, कहीं न कहीं कंपनियां भी अपना फायदा उठाती हैं। और साथ में जिस तरीके से जो हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, उसके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि कहीं न कहीं ये जैव विविधता को भी खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बातें हैं या अब इसमें कुछ बदलाव आ रहा है, कंपनियां भी अपनी तरीके से कुछ पहल कर रही हैं? अभी जितनी बातचीत हमने सुनी जी, उसमें जो अंग्रेजी दवाई और जो अपनी हिंदुस्तानी दवाई, इनके जो अंतर की बात आ रही है जी। अब मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है कि जो इस वक्त हर्बल मेडिसिन है या जो हर्बल यानी प्राकृतिक उत्पादों से बनी दवाई है, वो जितनी महंगी है, उस महंगेपन को अगर हम हिसाब लगा कर देख लें तो बात कुछ यहां से वहां हो जाएगी जी। अभी अगर अंग्रेजी दवाई की जरूरत की जो भी एक पैरासिटामोल या वगैरह वगैरह है, वो 1 रुपए में 2 गोली मिल सकती है, तो भारत जैसे देश के लिए क्या व्यवस्था हम बनाएं, हम प्रबंधन कैसे करें? जरा मुद्दे मिल भी गए हैं, एनवायरमेंट का मुद्दा भी मिल गया, हेल्थ का भी मिल गया, हालांकि जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जी जी।
लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें कि जो हम दवा के लिए जो क्षति पहुंचा रहे हैं वन उपज को, और जो अभी बातचीत की इसमें कि जितना हम ले रहे हैं प्रकृति से उतना दें भी जी, अगर वो हम देने लगे तो शायद हम प्रबंध कर नहीं पाएंगे। हम मुफ्त में प्रकृति से ले तो रहे हैं, लेकिन हम उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मुद्दा बड़ा ज्यादा लगता है, और आज की ये बातचीत है, अगर उसको सार्थक बनाया जाना है तो शायद 2-3 वाक्य इस विषय पर कहे जाना चाहिए। बिल्कुल, कि हमें इस पर्यावरण के प्रबंधन के लिए क्या चीज करना चाहिए जी। क्या जो वन उपज है, पर्टिकुलरली जो पूरा बुंदेलखंड है, उस बुंदेलखंड जिसकी बहुत ही कहते हैं लोग बहुत बदहाल है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो जन्मकाल से ही बदहाल रहा हो, ऐसा है नहीं। तो वहां पर जो वन उपज है उसके प्रबंधन के लिए अगर कोई योजना हम आज सोचने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि तथ्यों का बहुत अभाव है। अभी हमारे पास इतने तथ्य नहीं है कि हम उसका निदान कर सकें और निदान के बाद उपचार कर सकें। जरूरत तथ्यों की है जी। आनंद स्वरूप जी, आपको क्या लगता है, आप खुद उन इलाकों से आते हैं जहां पर वन उपज की बहुत विविधता भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं, और गंगा को लेकर आपने कहा कि जिस तरीके से कंपनियां कहती हैं कि अगर बांध ही नहीं बनेगी तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। कुछ आंकड़े इससे पहले भी हमने कार्यक्रमों के जरिए दिखाने की कोशिश की थी कि बड़ी कंपनियां आसपास के लोगों को लालच देती हैं पैसा कमाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरीके का काम किया जाए जो लोगों को रोजगार भी दे सके, पर्यावरण की रक्षा भी कर सके, और कहीं न कहीं हमारी सेहत को भी सुधार सके? तो ऐसे प्रयास भी जरूरी हैं। देखिए, इस देश में अभी 2 बातें बड़ी तीव्रता से चल रही हैं जी। एक तो पर्यावरण को बचाने का और दूसरा भ्रष्टाचार का जी। मुझे लगता है कि ये दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है जी। इस सारे के जड़ में भ्रष्टाचार है। कंपनियां कभी बांध न बना सकें यदि भ्रष्टाचार न हो। मैं पिछले कार्यक्रमों में भी सीधे आरोप लगाता रहा हूं कि जो पहाड़ पे बांध बन रहे हैं, जहां पे 2000 पेड़ काटने की स्वीकृति है, वहां 2 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पर्यावरण संतुलित हो रहा है जी। जहां सीधे जो कचरा है वहां का वो गंगा में डाला जा रहा है। आप बताइए, जहां 2 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे वहां पर्यावरण संतुलित रहेगा? जहां पे नदी को बांध दिया जाएगा, उस बीच की जो नदी की दूरी है, क्या उस बीच का जलीय जीव है, इकोलॉजी है, क्या वो बैलेंस रहेगी? हम तो बाबा हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक बाबा है, विज्ञान की समझ है मुझे, और मैं विज्ञान को जानता हूं। इसके पीछे, इसके जड़ में सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। उस जो ब्लैक मनी है उसको वहां इन्वेस्ट किया जा रहा है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा जो नेता लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, उनकी जेबें भरी जा रही हैं। और ये बिना सोचे समझे अंधाधुन वैज्ञानिकों के कहने के बावजूद भी ये वहां पे अंधाधुन विकास के नाम पे बांध बनाए जा रहे हैं, पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं। इस समय उत्तराखंड जिसे देवभूमि इसलिए कहा जाता था कि जब हम वहां जाते थे तो प्रकृति के सानिध्य में, पेड़ों के सानिध्य में आराम से शांति से बैठते थे। आज वो उत्तराखंड पूरी तरह से उजाड़ प्रदेश बन गया है। इनको आदरणीय जो भी आपके जैन साहब बैठे हैं, वो बांधों का जिक्र जब चल रहा था तो उन्होंने बांधों से सिंचाई का जिक्र किया था। मेरी समझ ये थी कि आपने उन बांधों का जिक्र किया था जिससे बिजली बन रही है। उन बांधों से सिंचाई कदापि नहीं हो रही है मेहता साहब। अगर जैन साहब, जहां जो वहां पे उत्तराखंड में बन रहे हैं उससे तो बिजली बनाने की बात की जा रही है, उससे बिजली भी नहीं बन रही है। तो हमको लगता है कि पर्यावरण तब तक असंतुलित रहेगा जब तक हमारे अंदर का भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, जब तक हम ईमानदारी से सोच नहीं डेवलप करेंगे कि हम वास्तव में इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। अभी टेम्स का जिक्र चल रहा था, मैं भी थोड़े साल पहले टेम्स गया था। वहां पे केला खा करके छिलका डालने जा रहा था, और जब केला का छिलका ऐसे डालने जा रहा था तो एक आदमी और मुझे पकड़ लिया, कहा यहां जैसे आप डालोगे तुरंत जुर्माना लग जाएगा, और यहां तो कहो उसी में नहाने के साथ साथ मल मूत्र सब त्याग कर रहे हैं गंगा में जाकर के। तो यहां हमारी इच्छा शक्ति और दोहरा चरित्र हमारा, ये दोनों आड़े आ रहा है पर्यावरण, संस्कृति और देश को बचाने में जी। अप्रज्ञा, बिजली की जरूरत है आपकी भी कंपनी को, और बांधे जैसे कि स्वामी जी कह रहे थे कि बांध जिस तरीके से बनाए जाते हैं, अगर छोटे छोटे बांध बने आसपास के लोगों को बिजली मिले, उसके साथ कंपनियों को बिजली मिले, तो ऐसे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लोगों को। लेकिन अगर हम बांध बनाने के नाम पर, विकास के नाम पर अगर हम धारा को ही रोक देंगे तो फिर पानी जैसी बड़ी समस्या को कैसे हम उसका समाधान कहां से ढूंढ पाएंगे? तो आपको नहीं लगता है कि क्या चीजें और आनी चाहिए कि जो प्रगति को भी आगे बढ़ा सके, और इस तरीके से गंगा के भी हम अविरल धारा पर इस तरीके का विराम नहीं लगा सके? तो क्या आपको लगता है कि एनर्जी के दूसरे सोर्सेज हैं, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, वहां फोकस किए जाने की जरूरत है? जी बिल्कुल।
जैसे कि इस क्षेत्र में अभी तो काम शुरू ही हुआ है, मतलब 2-4% भी काम अगर देखा जाए भारत जैसे क्षेत्र को, इतने बड़े देश को, तो अभी काम हुआ नहीं है। जो सिंचाई की जरूरत है वो तो है, जैसे स्वामी जी ने एकदम सही बोला और उससे मैं भी सहमत हूँ कि चीज को ना सिस्टमैटिक तरीके से किया नहीं जाता अभी अपने देश में, प्लानिंग में काफी कमियां रह जाती हैं। वही चीज अगर ऐसे की जाए जिससे कि कम से कम नुकसान हो तो उससे बहुत हम तेजी से बढ़ पाएंगे। और एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मेरे हिसाब से भी थोड़ा स्लो रहता है, काफी दिनों तक डिसीजन ही होते रहते हैं। शुरू में ही सभी तरह के लोगों की सहमति लेके अगर काम को शुरू किया जाए, सब लोग उसमें अपने अच्छे बुरे सब चीजें, एक कोई काम करो तो उसमें कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीज गलत होंगी या कुछ चीजों से नुकसान होगा, गलत नहीं कहें तो भी। तो अगर शुरू में ही सबकी सहमति लेके काम शुरू किया जाए तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा और उससे सबका फायदा होगा। इसी क्षेत्र में जैसे एक छोटे छोटे प्रयास हो सकते हैं कि अगर बॉयलर्स आपको चलाने हैं तो शुरुआत का उसका पानी आप सोलर सिस्टम से गर्म कर लो। जितना अगर आपको सूरज रोशनी दे सकता है उसमें आप कर सकते हैं, उतना आप सोलर से जाइए, उसके ऊपर आपको जितनी बिजली की जरूरत पड़े आप लीजिए। विकास एक तरफ होना है, लेकिन विकास इस उस पर नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रकृति का उधर उल्लंघन होना शुरू हो जाए। विषय ये ऊर्जा का नहीं है कदापि। पहले इन्होंने सरस्वती को समाप्त किया, फिर इन्होंने यमुना को समाप्त किया, अब गंगा पे नंबर लगाए हैं। और अब मैं पुनः इनको चिता रहा हूं, इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारे लोगों को, कि अब देश की जनता जागने वाली है, तुम सावधान हो जाओ। अब तुमने सरस्वती को मारा, तुमने यमुना को मारा, अब गंगा पे हाथ नहीं लगाने देंगे। अभी तो बात कर रहे हैं और कल लाठी और फावड़ा लेकर के लोग अब कूच करेंगे तुम्हारी दवा करने के लिए। ये ऊर्जा का विषय नहीं है, ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं। कोयला है इस देश में पर्याप्त मात्रा में, सौर ऊर्जा है इस देश में पर्याप्त मात्रा में, जेट्रोफा है इस देश में पर्याप्त मात्रा में। ऊसर इतना पूरे देश में उस पर जेट्रोफा की खेती करके बायोडीजल से आप ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु इन्हें ऊर्जा से मतलब नहीं है। जिस 1250 मेगावाट परियोजना की टिहरी की बात करते हैं, वहां 250 मेगावाट, 250 मेगावाट, 200 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है, और फिर भी ऊर्जा 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 किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं? इनको कुछ नहीं, इनको किसी तरह से गंगा को समाप्त करके इस देश को विधर्मी राष्ट्र बनाना है, बस, और कुछ भी नहीं है। जी, अगर हम धर्म और संस्कृति को छोड़ भी दें तो अगर गंगा समाप्त होती तो क्या हम बच पाएंगे? और दूसरे ऊर्जा के क्या विकल्प हैं? जिस तरीके से स्वामी जी ने भी जिक्र किया, प्रज्ञा जी ने भी जिक्र किया, हम सुधीर जी से समझने की कोशिश करेंगे जो दूसरे सोर्सेज हैं उसका उपयोग क्यों नहीं इस तरीके से हो पाता है, और सरकार क्या मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए क्या बांधों का निर्माण कर रही है? इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, GN डेयरी। इंडिया। हुस्न और अदाओं की कहानी, कौन बना बॉक्स ऑफिस का रॉक स्टार, किसकी पिक्चर रही कितनी डर्टी, कौन है मायानगरी का असली डॉन, किसने दिखाए कितने नखरे, खानों के खान कौन है बॉलीवुड के असली खान, और किसने दी अग्नि परीक्षा अग्निपथ पर चलकर। बिंदास दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। देखिए बिंदास बॉलीवुड रोजाना दोपहर 3:30 बजे। समय सच दिखाने का, समय खबर पहुंचाने का। आप जो चाहें हम वही दिखाएं। सूचना के इस युग में हम रखें आपको आगे, सबसे आगे। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।
सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर